ये था कि मैं जो पढ़ाया उन्होंने मैंने उसी पे ही ज़्यादातर मैं डिपेंडेंट थी और उसी को मैं बार-बार वही पढ़ती थी। तो एक्स्ट्रा तो मैंने कुछ हुँ। करा नहीं, हो ही जाता था। वर्कशीट भी हर टॉपिक की जैसे रिमझिम मैम थी जो टॉपिक पढ़ाती थी उसका साथ में उसकी वर्कशीट दे देती थी। तो हम उसके साथ-साथ प्रैक्टिस कर लेते थे, रिवीजन हो जाता था साथ ही साथ। सीडीपी की तो हुँ। उसी तरीके से होती थी। मैंने तो बस जो क्लासेस होती थी ना क्योंकि डेली बेसिस पे क्लासेस होती थी, छुट्टी तो हमारी हुँ। वैसे होती नहीं थी। रात के 9 से मतलब रात के कभी-कभी रिमझिम मैम की 12 बजे तक भी क्लास होती थी। So first of all, Nikita, welcome to the Daily Bites. Many, many congratulations for scoring 120 marks in CTET. So थैंक यू। सबसे पहले होता क्या है ना निकिता कि सीटेट जो होता है ना वो एक क्वालिफाइंग पेपर है। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स ना एटलीस्ट ये पैरामीटर सेट करते ही करते हैं कि भाई 100 से अबव तो हमें मार्क्स चाहिए ही। एंड हाँ, 120 इज़ रियली वेरी गुड मार्क्स। मतलब ये अच्छे-अच्छे टीचर्स भी बोलेंगे इट्स रियली वेरी गुड मार्क्स। सो बिफोर कमिंग टू दिस स्ट्रैटेजी कि आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई एंड ऑल, मुझे जहाँ तक पता है कि आप डेली वाइट्स के काफ़ी सारे प्रिपरेशन बैचेज़ में भी आपने एनरोल करा था, सीटेट प्रिपरेशन बैच जी, में भी आपने एनरोल करा था। तो आप हुँ। मुझे ये बताओ कि जो आपने प्रिपरेशन बैच लिया और अपनी जो आपकी खुद की स्ट्रैटेजी थी, वो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही? मतलब इज़ इट मोर लाइक कि डेली वाइट्स का बैच लेने से आपका काम हो गया या फिर उसमें आपको और कुछ ऐड ऑन भी करना पड़ा? निकिता। जी, मैंने तो मतलब जैसे मैंने आईआईटी डीयू बीएड की भी प्रिपरेशन डेली बैच से ही करी और सीटेट की भी यहीं से करी। तो फिर मेरा हुँ। ये था कि मैं खुद से तो मैं अगर मैं खुद से पढ़ जाऊँ तो मैं कम ही पढ़ती हूँ। मतलब कोचिंग मुझे चाहता था कि कोई बैकग्राउंड से कोई सपोर्ट मिले कि यहाँ ये पढ़ना है, ये चीज़ करना है। तो फिर ये था कि मैं जो पढ़ाया उन्होंने मैंने उसी पे ही ज़्यादातर मैं डिपेंडेंट थी और उसी को मैं बार-बार वही पढ़ती थी। तो एक्स्ट्रा तो मैंने हुँ। कुछ करा नहीं। बस हाँ, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करे बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वो एक्स्ट्रा किया। नोट्स मैंने वही प्रिपेयर करे जो पढ़ाया था वही मैंने वापस किया और वर्कशीट्स मिलती थी, तो उसको मैं बार-बार करती थी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थी। ओके। ये था। तो जो डेली वाइज़ का सीटेट प्रिपरेशन बैच है, जब भी सर या मैम अनाउंस हाँ, करते हैं सीटेट प्रिपरेशन बैचेज़ को, तो सर हमेशा कहते हैं कि रिकॉर्डिंग आपको 24 टू 48 आवर्स में मिल जाएगी। वन टू वन हाँ, इंटरैक्शन मिल जाती। बैचेज़ रहेगा, पर्सनलाइज़्ड सपोर्ट हाँ, आपको मिलेगा। इस तरीके से सर काफ़ी सारे बातों को वो वहाँ पे मेंशन करते हैं। तो आप मुझे हुँ। बताओ कि डेली वाइट्स के प्रिपरेशन बैच का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक सर जो कहते रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिल जाएगी, तो वो सारी अवेलेबल हो जाती थी? हाँ, 24 आवर्स में हमें मिल ही जाती थी। अगर नहीं भी हुँ। मिले तो मैसेज आ जाता था कि हाँ, मिल जाएगी और मैं जैसे मतलब टाइम टू टाइम हो ही जाता था। वर्कशीट भी हर टॉपिक की जैसे रिमझिम मैम थी जो टॉपिक पढ़ाती थी उसका साथ में उसकी वर्कशीट दे देती थी। तो हम उसके साथ-साथ प्रैक्टिस कर लेते थे, रिवीजन हो जाता था साथ ही साथ। सीडीपी की तो हुँ। उसी तरीके से होती थी। बाकी हाँ, सभी जितने भी सब्जेक्ट्स थे उसकी रिकॉर्डिंग 24 आवर्स में मिल ही जाती थी, अगर करना चाहे तो। वैसे मैं उसी समय ही जो रिकॉर्डिंग्स तो मैं इस बार मैंने कम ही देखी, साथ-साथ हुँ। मैंने जॉइन की थी क्लास। जो उसमें पढ़ाते उससे मैं नोट करा, उससे मैं पढ़ लिया। क्योंकि एक्स्ट्रा फिर टाइम भी नहीं मिलता था करने का, फिर से रिकॉर्डिंग हुँ। सुनने का, हुँ। तो हुँ। ऐसे ही करती। ओके। सो निकिता, कमिंग टू दिस कि हम जब प्रैक्टिस वगैरह करते हैं ना, तो हम मॉक्स भी लगाते हैं। चाहे वो प्रीवियस ईयर हाँ। के क्वेश्चन पेपर हो या फिर मॉक्स हो, जो हमें प्रोवाइड किए हुँ, जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर मॉक में ना हमारे मार्क्स कैसे होते हैं कि कई बारी तो हमारा 120 प्लस आ रहा है, तो हमारा मोटिवेशन काफ़ी हाई है। कभी 80s में मार्क्स चला गया, उसी में हमारा फर्स्ट ईयर का कॉलेज भी चल रहा, उसी में कॉलेज के हाँ, एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। कई बारी होता है कि हमारे ना आस-पास कुछ अनचाहे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं। फैमिली में कुछ इश्यूज़ हो गया या कुछ कहीं ग्लिच हो गया, तो जिस वज़ह से हमारी पढ़ाई खराब हो जाती है। तो निकिता, आप हमारे एस्पिरेंट्स को ये बताओ, जो एस्पिरेंट्स अब सीटेट नेक्स्ट में वो अपीयर होंगे, कि आपने किस तरीके से अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया कि यू नो एटलीस्ट मैं ये मान के चलती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हंड्रेड्स वगैरह में मार्क्स लाते हैं, तो उनकी ना कंसिस्टेंसी काफ़ी तगड़ी रही होगी। मतलब आप डेली पढ़ाई करते हो, ऐसा नहीं है कि एक दिन 2 घंटे पढ़ा तो एक दिन कुछ नहीं पढ़ा। तो ये जो कंसिस्टेंसी होती है पढ़ाई की, ये आपने कैसे मेंटेन की, निकिता? मैंने तो बस जो क्लासेस होती थी ना क्योंकि डेली बेसिस पे क्लासेस होती थी, छुट्टी तो हमारी हुँ। वैसे होती नहीं थी। रात के 9 से मतलब रात के कभी-कभी रिमझिम मैम की 12 बजे तक भी क्लास होती थी। तो हुँ। वही अगर साथ-साथ पढ़ लो तो वही इनफ है मेरे मेरे हिसाब से तो।
अगर साथ-साथ कर लो तो, क्योंकि एक्स्ट्रा फिर करने का वो तो मिलता नहीं था टाइम। तो ओके, वही था कि साथ-साथ जो-जो पढ़ाते गए वही करते रहो, उसकी वर्कशीट करो, उसी से ही करती थी मैं। ओके। अच्छा ये बताओ लाइक मोटिवेशन के लिए आपने क्या किया? मतलब मोटिवेशन की अगर मैं बात करूँ कि वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रही? मोटिवेशन के लिए एक तो ये था कि जैसे मैंने जनवरी का भी सीटेट का दिया था, तो उसमें ओके। मेरे जैसे 86 आए थे, तो मेरे 4 मार्क्स कम हो गए, तो उस वज़ह से मुझे थोड़ा लगा कि हाँ, मैंने जब डेली वाइज़ जॉइन किया था, फिर भी मैंने खुद से क्लासेस भी बीच में वो नहीं करी थी जॉइन, मतलब कोई-कोई, क्योंकि एग्ज़ाम्स हो गए थे, तो मैं लेती नहीं थी, टाइम नहीं हुँ, मिलता था। तो सोचा था हुँ, रिकॉर्डिंग देख लूँगी, तो इस वज़ह से मेरा थोड़ा बीच में उसमें मार्क्स कम हो गए, बाकी स्ट्रैटेजी भी नहीं थी मेरी कुछ कि सोचा था हो ही जाएगा क्लियर, 90 तो आ ही जाएँगे। तो हुँ, फिर हुँ, फिर उसमें मेरे मार्क्स थोड़े कम हो गए, इस वज़ह से फिर मुझे लगा नहीं, अब की बार तो करना ही है, जैसे भी हो, क्लियर हुँ, करना ही हुँ। है। तो फिर प्रॉपर पूरा था माइंड में कि हाँ, क्लियर करना है अच्छे से, तो फिर इसलिए तो मुझे फिर लगा नहीं था कि 120 तक आ जाएँगे, लगा था कि हाँ, 100 तक लाना है, 100 प्लस तो लाना ही है, ये था। ओके। सो निकिता जैसे हम अगर आपकी पेडागोजी की बात करें तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हाँ, आपकी पेडागोजी आई गेस सोशल साइंस है। आप नहीं सोशल मैथ्स साइंस मैथ्स ओके आई एम सो सॉरी मैथ्स है आपकी पेडागोजी। तो मैं हाँ, सब्जेक्ट्स को कंपेयर नहीं कर रही बट मैथ्स वगैरह में क्या होता है ना कि कैलकुलेशन कुछ डिफिकल्टीज आती है। ठीक है? हाँ, और अगर हम सीटेट के पेपर की बात करें तो सीटेट का पेपर भी सीटेट के पेपर के पैटर्न में भी कुछ चेंजेज़ आए हैं, कुछ लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर से ऐसे अगर हम बात करें। जैसे पहले 6 टू 8 एनसीईआरटी से क्वेश्चन्स आते थे। इस बारी इन्होंने 9-10 भी पुट करना शुरू कर दिया। 9-10 के भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन्स आ रहे हैं, अगर हम देखें तो। हाँ। मैथ्स हाँ, में तो ये था कि 30 में से 20 क्वेश्चंस तो कंटेंट के ही क्वेश्चंस होते थे, 10 बस होते थे जो पेडागोजी से होते थे मैथ्स में। और वैसे ही येस। साइंस में भी था, साइंस साइंस में भी इसी तरीके से 10 थे और 20 हुँ, कंटेंट के क्वेश्चंस थे। तो ये था ओके, कि मेरी जो मैथ्स में जो कंटेंट था ना, तो वो थोड़ा ठीक था, इस वजह से हो गया, क्योंकि येस। पेडागोजी के थोड़े कम क्वेश्चन थे इसलिए। हुँ, मैं यही जानना चाह रही थी कि आप जो जितने भी स्टूडेंट्स जिनका मैथ्स पेडागोजी है या साइंस पेडागोजी है, उन सभी के लिए आप क्या एक ऐसे पॉइंट के बारे में या कोई ऐसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आप डिस्कस करोगी? या फिर मैं सब्जेक्ट स्पेसिफाई ना भी करूँ, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि सीटेट के पेपर में अब नेक्स्ट सीटेट के पेपर में अपीयर होंगे, तो उनके लिए आप ऐसा क्या कोई एक मैसेज आप बताओगे या कोई एक ऐसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो आपके टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही? या कोई ऐसी बात जो आप डिस्कस करना चाहोगे हमारे अपकमिंग सीटेट एस्पिरेंट्स के लिए? पूरे सीटेट के हिसाब से हाँ, सीटेट के हिसाब से अगर आप तो चाहो तो आप बाइफरकेट कर सकते हो। हुँ, हाँ, तो इसमें ये था कि मेरा तो जैसे मैथ्स में, तो उसमें कैलकुलेशंस में बहुत टाइम लगता है। हुँ, तो मैंने तो ये बनाया था स्ट्रैटेजी कि जितना भी मैं पहले लैंग्वेज और सीडीपी ये पूरा कर लूँगी और साइंस के क्वेश्चंस कर लूँगी। मैथ्स में सबसे मैंने एंड में 1 घंटा सा लास्ट में दिया ही था। तो इसमें मेरा ये रहा कि मैं अच्छे से ध्यान से मैं सारे क्वेश्चंस कर पाई थ्योरी वाले, फिर मैं न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में आई। तो मुझे अच्छे से फिर उसमें टाइम मिला और मैंने एंड तक मतलब पेपर कंप्लीट कर लिया। नहीं तो जैसे ये होता है ना, मैथ्स में कैलकुलेशन करते-करते थोड़ा वो हो जाता है कि हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, फिर उसके पीछे ही लग जाते हैं। तो हुँ, पिछली बार मैंने यही गलती करी थी, अब की बार मैंने वो थोड़ा सोच समझ के किया कि हाँ, जो नहीं आ रहा था उसको उसमें मैंने स्किप कर दिया, करो कि बाद में करूँगी, और जो आए थे वो मैंने जल्दी से कर लिए। फिर जो बच रहे थे उसको फिर मैंने टाइम लगाया, तो फिर थोड़ी देर टाइम बाद वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो ही गए थे मुझसे। तो ये मैंने किया था। और बाकी मैंने लैंग्वेज में जैसे लैंग्वेज में प्रिया मैम ने हमें हिंदी का बहुत अच्छे से करवा दिया था, मतलब जिस कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट था, तो उन्होंने अच्छे से बताया था कि जैसे कोई भी क्वेश्चन है, तो उन्होंने बोला था कि पैसेज में अगर तुम वो वर्ड को ढूँढो और वहीं पे उसे अंडरलाइन कर लो, तो वहाँ से वो आंसर मिल जाता है। तो इस तरीके से मुझे बिना पैसेज पढ़े मुझे आंसर्स भी बहुत ईज़िली मिल गए थे हिंदी में, जबकि मेरी हिंदी थोड़ी-सी थोड़े से वर्ड्स ऐसे होते हैं ना, समझ में आते हैं, तो वो मैंने कर पाई थी यस। इस तरीके से। हुँ, हुँ। बाकी जो लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस थे इंग्लिश के और हुँ, हिंदी में हुँ। थोड़े सेम सेक्शन में सेम ही आते हैं। तो मैंने हिंदी में जो वर्ड्स मुझे समझ नहीं आते, तो मैं इंग्लिश के पेपर में से क्वेश्चन पढ़ती थी, फिर उसका मीनिंग समझ में आता, तो फिर उस हिसाब से मैंने हिंदी के आंसर्स भी ठीक किए। इस तरीके से मेरा हुँ, थोड़ा हिंदी में स्कोर बढ़ गया, नहीं तो कम आ जाते इसमें। और सीडीपी तो ओके, प्रॉपर जितना रिमझिम मैम ने पढ़ाया था, मैंने बिल्कुल वो ही पढ़ा है और उससे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा ही नहीं है। तो उसमें भी 26 आ गए, तो ठीक ही थे, मतलब थोड़ी ओके। बीच में कुछ गलतियाँ कर दी थी।
Okay, good, Nikita. So thank you so much, Nikita, for your time and for your words. This will be all for this session, and I'm very much sure कि आपने जितनी बातों को यहाँ पे चर्चा करा है हमारे साथ, ये बातें बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी हमारे अपकमिंग सीटेट एस्पिरेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच, निकिता। थैंक यू। थैंक यू।